हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि SSC GD की वैकेंसी आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन कराकर आप अतिशीघ्र ही हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े और अपनी तैयारी अच्छी बनाएं। तो आपको पता है कि हम लोग इस YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाए थे कि SSC GD का सिलेबस क्या है। तो सब चीज़ें उसमें आपको बहुत डिटेल्स में बताई गई थी कि उसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और GS। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मेरा नाम शुभम सिंह है। तो आपको मैं बता रहा था व्याकरण के 3 अंग में वर्ण विचार ख़त्म हो चुका था और शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम आपको बता रहे थे कि व्युत्पत्ति संरचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। तो इसमें आपको हम पहला बताए थे ऋण शब्द और दूसरा यौगिक और तीसरा योग ऋण शब्द। तो योग ऋण तक सभी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में देख चुके थे। तो लास्ट में हम आपको बताए थे कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं, बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं या बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो आओ दोस्तों देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि सार्थक शब्द किसे कहा जाता है या निरर्थक शब्द किसे कहा जाता है। तो आओ ये सब आपको बताते हैं। जैसे कभी काल आप देखते हैं कि एक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे में चाय वाय, पीकर जाना। तो एक उदाहरण हुआ इसमें चाय वाय पीकर जाना, जिसमें चाय जो है सार्थक शब्द है और वाय जो है निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द का अर्थ यह होता है कि जो वास्तव में शब्द होते हैं तो वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द होते हैं। तो वाय का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्द हुआ। तो यही हम आपको बताए थे कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार 2 होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो जैसे हम आपको उदाहरण बताएं कि चाय वाय पीकर जाना में चाय सार्थक शब्द हुआ और वाय जो है निरर्थक शब्द हुआ। तो और कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो सार्थक और निरर्थक शब्द, उसे देख लेते हैं। तो एक और आप लिखिएगा सार्थक और एक और निरर्थक। सार्थक और एक और लिखिए आप निरर्थक। तो सार्थक शब्द जो होते हैं जिनका अर्थ होता है, जैसे खाना, और निरर्थक शब्द वाना होता है।
पढ़ाई सार्थक शब्द होता है और निरर्थक जो है वड़ाई होता है, पढ़ाई वड़ाई। और आपको बताए थे कभी कि चाय वाय जो है, इसमें चाय सार्थक शब्द और वाय जो है निरर्थक शब्द है। दाल वाल, दाल जो है सार्थक शब्द है और वाल जो है निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये सब आप लोग जानते रहिएगा और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में इसका अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। जो सार्थक शब्द होते हैं उनके तो अर्थ होते हैं, जो निरर्थक होते हैं उनका अर्थ नहीं होता है। बस आप इतना ही ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है, तो वो है दोस्तों विकार रूप परिवर्तन बदलाव के आधार पर शब्द के भेद। विकार रूप परिवर्तन, इसके बाद वाला जो है चौथा पॉइंट है इसमें। तो इसमें है विकार या रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन बदलाव के आधार पर, बदलाव के आधार पर शब्द के भेद। अगर आपसे पूछा जाए विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं इसके, जिसमें से पहला है विकारी, पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी, विकारी के मतलब यह होता है कि जिसमें बदलाव हो, बदलाव होना, जिसमें बदलाव है या बदलाव होना हो तो उसे विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जो हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं होता है, नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। कभी काल एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन बनता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो उसमें होता है कि जिसमें बदलाव होता है वो विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है। तो इसी का उल्टा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसे इसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन की इकाई जो है वो 4 है। तो आओ चारों देखते हैं कि कौन कौन सी है। परिवर्तन की इकाई जो है किस तरीके से परिवर्तन होता है। परिवर्तन की इकाई, परिवर्तन की इकाई जो होती है 4 होती है और इसी चारों के आधार पर परिवर्तन होता है। जिसमें से पहला है लिंग, लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। और दूसरा है वचन के आधार पर। और तीसरा जो है वो काल के आधार पर। और चौथा जो है कारक के आधार पर, कारक के आधार पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिवर्तन की इकाई, पेपर में तो नहीं पूछेगा लेकिन आप जानते रहिए कि परिवर्तन की इकाई जो होती है 4 होती है। 4 प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। जिसमें पहला है लिंग। लिंग का अर्थ होता है कि पुल्लिंग या स्त्री, मतलब लिंग में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग लिंग या स्त्रीलिंग। और वचन में एक वचन और बहुवचन। और काल आप समझ ही रहे हैं और कारक इसी तरीके से आप समझिएगा। तो परिवर्तन जो होती है, परिवर्तन की इकाई जो होती है 4 होती है। लिंग, वचन और काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे आओ एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। तो इसमें पहला उदाहरण है मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। पत्र लिखा। तो मोहन जो है इसमें कर्ता है और सोहन जो है कर्म है।
इसी तरीके से सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया, तो इसमें जो है सोहन कर्ता हो गया, सोहन ने मोहन को। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है कारक के आधार पर हो रहा है। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा और इसमें जो है सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया। सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया, पत्र का जवाब दिया। तो चौथा नंबर का जो परिवर्तन हम इकाई बताए थे कारक के आधार पर, वो कारक के ही आधार पर परिवर्तन हो रहा है। इसमें मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, जिसमें से मोहन कर्ता हो गया और सोहन कर्म हो गया। सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया, तो इसमें से जो सोहन हुआ एक कर्ता हो गया और मोहन जो है कर्म हो गया। तो कारक के आधार पर इसका परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विकारी शब्द जो होते हैं, शब्द के प्रकार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों विकारी शब्द के प्रकार और अविकारी शब्द के प्रकार। तो विकारी शब्द के प्रकार जो होते हैं, विकारी शब्द के प्रकार और अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द के प्रकार। तो विकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं, इसमें पहला है संज्ञा और दूसरा जो है इसमें है सर्वनाम और तीसरा जो हुआ इसमें विशेषण और चौथा जो हुआ इसमें क्रिया। तो आपको हम बताए थे कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें बदलाव होता है। तो ये चारों बताने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा में भी बदलाव हो सकता है और सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में भी। तो अविकारी शब्द होता है जो जिसमें बदलाव नहीं होता है। तो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं होता है। क्रिया विशेषण, अव्यय। और आप इतना ध्यान दीजिएगा जो अव्यय होता है वो अविकारी होता है, अविकारी शब्द होता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है, तो उसमें से ऑप्शन में अव्यय था। वही अव्यय जो होता है वही अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है। तो पहला इसमें हुआ क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा हुआ संबंध बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा जो हुआ इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो हुआ विस्मादि बोधक अव्यय, विस्म्यादि बोधक अव्यय। और आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि विकारी शब्द के प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है या बदलाव होता है। तो अविकारी शब्द जो होते हैं इनमें बदलाव नहीं होता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और आपको बताए थे कि अव्यय जो होता है अविकारी शब्द होता है। तो ये चीज़ें अपने नोट्स में अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आओ देखते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। विकारी शब्द के पहला पार्ट जो है या पहला भाग प्रकार में पहला जो है संज्ञा है। तो इसमें देखेंगे कि संज्ञा
किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। तो वस्तु, स्थान और व्यक्ति भाव को संज्ञा ही कहा जाता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। और संज्ञा के प्रकार मूल रूप में दो होते हैं। संज्ञा के प्रकार जो होते हैं, प्रकार मूल रूप में दो होते हैं, जिसमें से पहला है यथार्थवाचक। पहला है यथार्थवाचक और दूसरा है भाववाचक। तो आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जो प्रकार हैं मूल रूप से दो होते हैं। पहला है यथार्थवाचक और दूसरा है भाववाचक। तो यथार्थवाचक जो होते हैं वास्तविक, दृश्य और मूर्त। वास्तविक होते हैं, वास्तविक, दृश्य, मूर्त। और जो भाववाचक होते हैं अदृश्य होते हैं और अमूर्त होते हैं। सेम इसका उल्टा, अमूर्त होते हैं और अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक दिख रहा है सर? तो संज्ञा के प्रकार में अगर बात की जाए तो मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। तो पहला हुआ यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो वास्तविक, दृश्य या मूर्त होते हैं वो यथार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा में इसका उल्टा सेम होता है। इसमें दृश्य है, उसमें अदृश्य होता है, अमूर्त होता है और अवास्तविक होता है। इसमें वास्तविक है और सेम ही इसका उल्टा उसमें होता है। तो इसकी आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें से पहला है व्यक्तिवाचक। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है द्रव्यवाचक। तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है समूहवाचक। तो इसमें जो द्रव्यवाचक होते हैं वो पदार्थों के नाम होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो उसमें पदार्थों के नाम होते हैं। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसमें समुदाय, दल और संगठन को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो समुदाय, दल, संगठन, ये जो है समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसके बाद इसके प्रकार में देखते हैं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है दृश्य होती है और सदैव एक वचन में। तो व्यक्तिवाचक
संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक दृश्य होता है और सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में। और दूसरा जो है जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में ये भी दृश्य होता है, दृश्य और बहुवचन, बहुवचन वे एक वचन, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, जिनका जिनका बहुवचन बनाया जा सके, बनाया जा सके वे होते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो होती है, तीसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में ये अदृश्य होती है, अदृश्य, अदृश्य जैसे, जैसे में होगा करुणा, करुणा, दया, मानवता, दुख, खुशी, खुशी, ये सब अदृश्य होते हैं जो देखे नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अपने नोट्स में आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। सभी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चाहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से लिखिए और इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में आप रिवीजन कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और पेपर में बन सकता है, तो चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो इसके बाद इसमें नोट पॉइंट है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक मानी जाती है। इसमें नोट पॉइंट है, एक आप लिखिएगा, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा को, यदि किसी भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द का बहुवचन, शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है, बना दिए जाए तो, बना दिए जाए तो वह जातिवाचक मानी जाती है। बना दिए जाए तो वह जातिवाचक मानी जाएगी, जातिवाचक मानी जाएगी। इसमें नोट पॉइंट जो है दोस्तों देखिएगा, यदि किसी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक मानी जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि संज्ञा के अंतर्गत आप देख रहे थे, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का संज्ञा सर्वनाम। और ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दूसरे नंबर का आता है सर्वनाम,
सर्वनाम, संज्ञा खत्म हुआ तो आओ सर्वनाम के बारे में देखते हैं कि सर्वनाम जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अगर आपसे कोई पूछे या पेपर में पूछा गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप जानते रहिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। और आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि 11। सर्वनामों की संख्या जो होती है 11 होती है। और अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे जाए तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगर सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनामों की संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर 11 होना चाहिए। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ए भी और ए भी। तो आप अपने नोट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, लेकिन बच्चों के ध्यान में रहता है कि सर्वनाम के प्रकार वही पढ़ के जाते हैं, 6 पढ़ के जाते हैं, ऑप्शन में 6 दिया रहता है तो वही 6 टिक कर देते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा, अगर सर्वनाम कितने होते हैं या सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम 11 होते हैं। अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएँ तब जाके आपका आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, जो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। तो चाहूँगा कि छोटी से छोटी बारीकियाँ जो हैं आप अच्छे से समझें और पेपर में अच्छा करके आएँ। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार। सर्वनाम के प्रकार जो है इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक। दिख रहा है सर, पुरुषवाचक। और दूसरा है निश्चयवाचक। और तीसरा जो है अनिश्चयवाचक। और चौथा जो है संबंधवाचक। और जो पांचवा है प्रश्नवाचक। और 6ठे नंबर का जो है निजवाचक। दिख रहा है, निजवाचक सर्वनाम। तो आपको हम बताए थे कि सर्वनाम के प्रकार जो होते हैं 6 होते हैं, और ये 6 जो हैं इस प्रकार से लिखे गए हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6। तो पहला इसमें पुरुषवाचक, और दूसरा निश्चयवाचक, और तीसरा जो है अनिश्चयवाचक, और चौथा जो है संबंधवाचक, और पांचवा जो है प्रश्नवाचक, और 6ठा नंबर का जो है निजवाचक। तो ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सर्वनाम के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा,
क्योंकि यही सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि पेपर में जटिल हो जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं। और आज का लेवल मतलब इस तरीके से हो गया है कि पेपर में अगर कह दिया है कि हिंदी सब्जेक्ट पूछेगा, तो हिंदी के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं सबको आपको अच्छे तरीके से बारीकी से देखना होगा, तब जाके आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है और इतना तगड़ा हुआ है कि आप समझ नहीं सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से आप आंसर उसका देंगे। तो जहां आपको हम बताए थे कि जिस तरीके से सब चीज़ें तैयार की जाएंगी, तो उसी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपको पता है कि SSC GD की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो हमारी टीम जो है SSC GD के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हमारे चैनल के प्रति या हमारे जो रजनीश सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं या अंकित सर मैथ पढ़ा रहे हैं या हम जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसके प्रति आपका कोई सुझाव हुआ तो आप सादर आमंत्रित हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करने के लिए। तो चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका लाभ उठाएं और नौकरी पाएँ, और निश्चित रूप से आप नौकरी पाएंगे। बस दोस्तों, धन्यवाद।